चलिए बच्चों, सो विल स्टार्ट। और हम ईजीएम के बारे में बात करेंगे, कॉलिंग ऑफ ईजीएम। कल हमने सेक्शन पहला देखा, कौन सा सेक्शन बच्चों? सेक्शन 100 देखा हमने बच्चों। चलिए, सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 क्या था कि बोर्ड ईजीएम कौन कॉल कर सकता है? बोर्ड। कब? व्हेनेवर इट डीम्स फिट, जब भी उसको लगता है कि ठीक है, उचित है, करना चाहिए, तो बोर्ड क्या कर सकता है? ईजीएम कॉल कर सकता है। ठीक है। नाउ उसके बाद ईजीएम कहीं पे भी हो सकती है पूरे इंडिया में। यू कैन होल्ड एनीवेयर इन इंडिया except for the subsidiary except for the wholly owned subsidiary incorporated outside India. That's great. Come to section 100 का subsection 2। क्या बोलता है 100 का subsection 2? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है काफी। बोर्ड शैल, मतलब बोर्ड के पास क्या नहीं है? कोई चॉइस नहीं है। कब? अगर रिक्वेस्ट करे। कौन रिक्वेस्ट करे? अगर कंपनी के पास क्या है? अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल, तो कितने लोग रिक्वेस्ट करें? such number of persons who hold on the date of receipt of the requisition, जिस डेट को रिक्विजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलता है, उस डेट को जिन लोगों के पास कितने परसेंट शेयर है? नॉट लेस देन 1/10 ऑफ व्हाट बेटा? पूरी पेड अप कैपिटल, या नॉट लेस देन 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज ऑन दैट डेट दैट कैरीज राइट ऑफ वोटिंग। वो पेड अप कैपिटल का वो हिस्सा, पेड अप कैपिटल का वो हिस्सा जिसके ऊपर क्या मिलता है? वोटिंग राइट। तो कौन सा है? सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 मैंने बताया था, वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर के पास हर एक मैटर में वो वोट डाल सकते हैं। 47 सबसेक्शन 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हर मैटर में वोट नहीं डाल सकता। ठीक है। तो ऐसे लोग जिनके पास कितना है बच्चों? 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल है, जिसके ऊपर वोटिंग राइट है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं 10% इक्विटी शेयर कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर में, जिसके पास कितने परसेंट इक्विटी शेयर है? 10%। वो तो उसने अगर क्या की? उसने अगर क्या की कंपनी से? अगर उसने कंपनी से क्या करी? रिक्वेस्ट करी। उसने अगर कंपनी से क्या करी? रिक्वेस्ट करी। दूसरा, या फिर अगर कंपनी में क्या नहीं है? इन केस ऑफ द कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी में क्या नहीं है? शेयर कैपिटल नहीं। क्या बिना शेयर कैपिटल की कंपनी हो सकती है? यस। कौन सी कंपनी? गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। such number of members who have on the date of receipt of requisition not less than 1/10 of what बेटा? टोटल वोटिंग पावर ऑफ ऑल। तो अगर कंपनी में वोटिंग नहीं है तो भी 1/10 ऑफ क्या होना चाहिए? 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ये सुनो, टोटल वोटिंग पावर को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? 2 क्लॉज 89 में टोटल वोटिंग पावर को डिफाइन किया गया है। टोटल वोटिंग पावर का मतलब क्या है? अगर सारे मेंबर्स मीटिंग में वोट डालते हैं या फिर प्रॉक्सीज के थ्रू वोट डालते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकल के आएंगे, मतलब अगर आपकी कंपनी में 10 लाख इक्विटी शेयर है तो टोटल वोटिंग पावर कितने की हो जाएगी? 10 लाख की। ठीक है। तो जिनके पास क्या है, तो अगर बच्चों कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, अगर कंपनी में क्या नहीं है, तो कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे? कम से कम कितने लोगों ने रिक्वेस्ट करना चाहिए? 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अब तुम बोलोगे, अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन, सर अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं, अगर कंपनी में क्या नहीं है, तो फिर वोटर टोटल वोटिंग पावर कैसे बनेगी? मैंने बताया था, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर्स के पास क्या होता है? इफ देर इज नो शेयर कैपिटल इन द कंपनी, अब गारंटी कंपनी है, क्या है? उसमें शेयर कैपिटल नहीं है, मैंने 5 लाख की गारंटी दी है, तो मेरा क्या है? इंटरेस्ट है। कहां पे लिखा है? सेक्शन 44 में लिखा है कि द शेयर और अदर इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो ये अदर इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी से मेरे को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर का कंपनी में क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। तो बच्चों अगर आपका इंटरेस्ट है, तो जैसे मान लो आपने 5 लाख का क्या दिया है? आपने 5 लाख की गारंटी दी है, तो आपका इंटरेस्ट कितने का है? 5 लाख का। ठीक है। और दिया ने 10 लाख का गारंटी दिया, मैंने 5 लाख का, तो वोटिंग पावर हमारी आर्टिकल से फिक्स होती है। मेरा मेरा एक वोटिंग पावर होगा, उसके पास 2 वोटिंग। शिवान ने 15 लाख का गारंटी दिया, तो इसके पास 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, तो अगर बोर्ड को क्या किया जाए? रिक्वेस्ट किया जाए। कितने लोग रिक्वेस्ट किए करें? ये और ये अगर रिक्वेस्ट करें तो क्या करना है बच्चों? बोर्ड शैल ऑन द रिक्वेजिशन मेड बाय, क्या करना है बच्चों?
call an EGM of the company within the period specified in subsection 4. तो पहला तरीका था बोर्ड जब भी ठीक लगे मीटिंग कॉल कर सकता है. दूसरा बोर्ड कब मीटिंग कॉल करेगा? ऑन द रिक्विजिशन मेड बाय होम. ये दो कैटेगरी के लोगों ने अगर रिक्विजिशन किया है तो भी बोर्ड शैल, मतलब बोर्ड के पास क्या नहीं है? बोर्ड के पास कोई ऑप्शन, बोर्ड के पास कोई चॉइस नहीं है. बोर्ड ने कंपल्सरली क्या करना है? मीटिंग कॉल करना है. इज दैट क्लियर? और कौन सी मीटिंग की बात करूं मैं, एजीएम या ईजीएम? ईजीएम. चलो कम टू 100 सबसेक्शन 3. प्लीज कम टू सेक्शन 100. सॉरी, यस, ए और बी, इसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द क्लॉजेस. ठीक है, आप लोगों ने रिकॉर्डेड क्लास देखना चालू किया? ग्रेट, इसलिए पूछ रहे हो क्लॉजेस. ग्रेट ग्रेट. आपने प्रीति, डिड यू स्टार्ट विद द क्लास बेटा? स्टार्ट कीजिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 100 का सबसेक्शन 3. लेट्स सी 100 का सबसेक्शन 3 क्या बोल रहे हैं. आपने स्टार्ट किया दीदी? अभी तो क्या, अभी दीदी की शादी है. कब है शादी? 4 फरवरी ना. तो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम. तो मेक श्योर कि जब आप 4 फरवरी को जाओ ना तो आपका जो पुराने 20 लेक्चर्स हैं वो एकदम अच्छे से आपने देख के क्या कर लिए. एंड यू नो व्हेन यू सी दोज लेक्चर, आपको ना एक अलग टाइप का फील आएगा. लाइक आपको ना काफ़ी अच्छा फील आएगा क्योंकि आपकी नोटबुक भर जाएगी लिख लिख के. आपके राइटिंग काफ़ी ज़्यादा, राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी. कितने अभी मेरे ख्याल से अपने 40-50 क्वेश्चन लिख लिए होंगे, ज़्यादा लिखे होंगे. सो वी मस्ट हैव एटलीस्ट रिटन 15 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन. ठीक है, इस चैप्टर में भी अपन लगभग 50 क्वेश्चन लिखेंगे. ठीक है, तो यू विल गेट अ डिफरेंट लेवल ऑफ. आपने कितने लेक्चर देखे बेटा पुराने? इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो आप, मैं आपसे 10 लेक्चर जब आप देख लोगे पुराने तो आई टेक अ फीडबैक कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा. ठीक है, नाउ कम टू सबसेक्शन 3. तो रिक्विजिशन. तो रिक्विजिशन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलता है तो कंपल्सरी उनको मीटिंग कॉल करना है. द रिक्विजिशन मेड अंडर सबसेक्शन 2. जो रिक्विजिशन कौन करेगा? वो कैटेगरी के लोग रिक्विजिशन करेंगे. शेल सेट आउट. सेट आउट मतलब बताओ, उसमें बताना है. क्या बताना है? मैटर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ विच द मीटिंग इज टू बी कॉल्ड. अब यार सीधी बात है, आप क्या चाहते हो? आप शेयर होल्डर हो, आप चाहते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करें? मीटिंग कॉल करें. यू विश, आप चाहते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करें? तो भैया आप जो नोटिस भेजने वाले हो, क्या भेजने वाले हो, जो उसमें आप बताओ, जो रिक्वेजिशन आप करने वाले हो कि मीटिंग क्यों बुलानी है. टाइम पास करने के लिए अंताक्षरी खेलेंगे, रील्स बनाएंगे, वो तो मैं बनाता हूँ. ठीक है, तो क्या करना है आपको बच्चों? यू हैव टू सेट आउट द मैटर्स. आपको क्या डालने हैं कि कौन से मैटर्स आप क्या करने वाले हो, मीटिंग में ट्रांजैक्ट करने वाले हो. ये तो बताओ ना. हाँ, रीजन मत बताओ कि क्यों करना है. कि आप रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है, शेयर्स इश्यू करने. कोई तो मैटर बताओ ना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये तो बताओ कि आप मीटिंग कॉल करवाना चाहते हो, पर क्यों, क्या करेंगे क्या उस मीटिंग में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. नया पुराने लेक्चर देख के हो गए पूरे? टैलेंटेड लड़की, ग्रेट. नया, आप पास हो रहे हो, आपको पता है कि नहीं? टेस्ट में नहीं रहे बाबा. एग्जीक्यूटिव में ग्रुप 1 ये पास है जून में, ये मैं लिख के दे रहा हूँ. तू भी पास है, आप भी पास हो 100%. ये दोनों का डाउटफुल है, पीछे पीछे जो दो बैठे ना उनका डाउटफुल है. ये 3. लेकिन देख 5 घंटे अपन, देख लाइफ में व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी. You have to be very consistent. Even if you study for 3 hours, which I don't recommend, you should study for 5 hours, but you have to be very consistent. जिम एक दिन जाए, 4 दिन ना जाए, बॉडी नहीं बनती. इवन इफ यू गो टू अ जिम, मैं अभी जिम जाता हूँ बट आई एक्सरसाइज ओनली फॉर 45 मिनट्स बिकॉज आई डोंट हैव अ टाइम. 4 बजे उठता हूँ सुबह, नोट्स बनाना, ये करना वो करना, दिन भर पूरी क्लास संभालना, रात को 8 बजे तक यहाँ रहना, फिर घर जाके फिर से कुछ ना कुछ काम, बच्चों की क्वेरीज चालू ही रहती हैं. तो बट स्टिल मैं तेरे को 40 मिनट भी जिम करके तेरे को एप्स निकाल के दिखा दूंगा 1 साल के अंदर. बिकॉज जो भी मैं करूंगा वो क्या करूंगा, कंसिस्टेंटली करूंगा. नहीं इफेक्टिव तो रहेगा बट आई हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. सीएस एग्जाम में पास होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द लॉक, कंसिस्टेंसी इज दरवाजा, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग. ठीक है, हाँ. तो 100 सबसेक्शन 3. तो रिक्वेस्ट में आपको क्या करना है, मैटर्स बताने हैं, कंसिडरेशन फॉर
for the consideration of which the meeting is to be called and shall be signed by requisitionist and sent to the register office of the company. इसके ऊपर साइन किसका होना चाहिए? रिक्विजिनिस्ट मतलब सारे रिक्विजिनिस्ट, और रिक्विजिनिस्ट कौन है? 10% और मोर वाले, ये सुनो बच्चों। प्लस इसमें क्या बताओ, सेट आउट द मैटर्स, क्या करवाना चाहते हो मीटिंग में और कहां भेजना है? कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में भेजना है। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू 100 के सबसेक्शन 4 में। नाउ अब बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी क्या है? उनके पास जैसे ही रिक्वेजिशन आता है, ये तो पता है कि उनको मीटिंग कॉल करनी है, बट कब कॉल करनी है, कितने दिन के अंदर कॉल करनी है? देखो प्लीज हियर, इफ द बोर्ड डज नॉट, अगर बोर्ड नहीं करता, क्या नहीं करता? within 21 days from the date of receipt of valid requisition in this regard to any matter, in this regard to any matter मतलब जो मैटर लिखे हुए हैं, proceed to call a meeting for consideration of that matter on a day not later than 45 days from the date of receipt of such requisition. The meeting may be called and held by the requisitions themselves within a period of 3 months. वाह क्या ड्राफ्टिंग है, एकदम हौले हौले पढ़ो, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ो। इधर सॉरी पहला पहला ब्रैकेट यहां पे क्लोज करना, यहां पे क्लोज करो पहला ब्रैकेट। मतलब यहां पे पहला क्लोज करो। इफ बोर्ड डज नॉट, कितने दिन के अंदर बच्चों? अगर बोर्ड जिस दिन रिक्विजिशन मिलता है, अगर उसके 21 डेज के अंदर क्या नहीं करता, उसके 21 डेज के अंदर क्या नहीं करता बच्चों? मीटिंग कॉल नहीं करता, मीटिंग कॉल नहीं करता। किस लिए कॉल नहीं करता? टू कंसीडर दैट मैट मीटिंग ऑन अ डे नॉट लेटर देन 45 डेज। एक मिनट यहां तक, तो आपको मीटिंग, आपको जिस दिन रिक्वेजिशन मिला उसके कितने दिन के अंदर? 21 डेज के अंदर बोर्ड ने क्या करना है? बोर्ड हैज टू प्रोसीड, बोर्ड हैज टू प्रोसीड टू कॉल फॉर अ मीटिंग प्लस एक्स से कितने के अंदर? 45 डेज के अंदर। मतलब जो मीटिंग आप कॉल करोगे, आपको उस मीटिंग को होल्ड कब करना है? ये दे हैव नॉट यूज द वर्ड होल्ड, बट यहाँ पे एक वर्ड इंटरप्रिटेशन निकलेगा, क्या? होल्ड कब करना है? होल्ड आपको करना है 45 डेज के अंदर। तो दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। एक बार फिर से देखो, ध्यान से देखो, अगर बोर्ड नहीं करता, क्या नहीं करता? वैलिड रिक्विजिशन मिलने के कितने दिन के अंदर? 21 दिन के अंदर प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग, प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग किस लिए बच्चों? फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ दैट मैटर। कौन सा मैटर? कौन से ट्रांजेक्शन को? जो उसने कहां पे लिखा है? रिक्विजिशन लिखा है। तो अगर बोर्ड 21 डेज के अंदर क्या नहीं करता बच्चों? मीटिंग कॉल नहीं करता, टू कॉलिंग अ मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ दैट मैटर ऑन अ डे नॉट लेटर देन 45 days from the date of what beta? Receipt of such requisition. The meeting may be called and held by the requisitionist themselves. कितने महीने के अंदर? तो आपको मीटिंग कितने दिन के अंदर कॉल करनी है? जिस दिन आपको नोटिस मिला उसके कितने दिन के अंदर मीटिंग कॉल करनी है? 21 डेज के अंदर मीटिंग कॉल करनी है। और उस मीटिंग को करना कब है बच्चों? 45 डेज के अंदर। मतलब क्या नहीं से x प्लस 21 प्लस 24, मतलब 21 डेज के अंदर मीटिंग कॉल करो और अगले 24 डेज के अंदर मीटिंग क्या कर लो? यू हैव टू, आपको मीटिंग होल्ड करनी है टू कंसीडर दैट मैटर। और अगर आपने 45 डेज के अंदर मीटिंग क्या नहीं की, कॉल भी नहीं की और होल्ड भी नहीं की, तो कितने दिन के अंदर? एक्स से अगले कितने महीने के अंदर? 3 मंथ्स के अंदर मीटिंग कॉल एंड होल्ड दोनों कौन कर सकता है? रिक्विजिनिस्ट कर। मीटिंग कॉल और होल्ड कौन कर सकता है? रिक्विजिनिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अरे कुछ नहीं है रे, इट्स वेरी सिंपल।
देखो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक गलती की है ड्राफ्टिंग में, मतलब गलती क्या की है, उन्होंने एक वर्ड यूज़ नहीं किया। कौन सा वर्ड? होल्ड वर्ड यूज़ नहीं किया। तो बेसिकली आप अगर रिक्वेजिशन आने के कितने के अंदर, 21 डेज के अंदर, इफ यू डोंट प्रोसीड टू कॉल मीटिंग, समझना, इफ यू डोंट प्रोसीड टू call the meeting for consideration of that matter, for consideration of that matter not later than 45 days। एक मिनट समझना, if you don't proceed to call the meeting, ये एक लाइन खत्म हो गई। क्यों? if you don't proceed to call the meeting, क्यों? for consideration of that matter within not later than 45 days, मतलब within 45 days। So what they are telling is, so if the board, फिर से सुनना मेरी बात, उसको रीड किया एक बार, if the board does not proceed to call the meeting for consideration of that matter within 45 days, तो हाँ, नॉट लेटर देन मतलब, नॉट लेटर देन का मतलब क्या हो गया? विद इन ना। नॉट लेटर देन का मतलब क्या हो गया? विद इन। So if the board does not proceed to call the meeting, फिर से सुनना, यही पे आंसर है। If the board does not proceed to call the meeting for consideration of that matter within 45 days, got the point? Means you have to call the meeting within 21 days so that you can consider that matter in a meeting which will be held within 45 days. They have done a mistake. Not they have not done a mistake. They knew teachers like Dushyanjan would be there who would interpret. तो यू हैव टू कंसीडर। तो उन्होंने जनरल मीटिंग वर्ड यूज नहीं किया, तो उन्होंने क्या बोला? 45 डेज के अंदर आप मीटिंग क्या करो? कॉल करो। सॉरी, 21 डेज के अंदर मीटिंग कॉल करो, so that you can consider that matter, so that you can consider that matter कितने के अंदर? within 45 days from the date of requisition, and if you don't do that, if you don't do that, then 3 months के अंदर। अब इसमें एक और, इतना इजी नहीं है, ये नहीं है आसान, बस आज आग का दरिया है और टीएस का एग्जाम भुलाना है, ठीक है? इस उम्र में अगर इश्क विश्क कर लोगे तो सीएस का एग्जाम तो भूलना ही पड़ेगा। लिसन, तो x प्लस 21 डेज के अंदर आपने मीटिंग कॉल करनी है, ठीक है? प्लस x प्लस 24 के अंदर आपको मीटिंग क्या करनी है? होल्ड करनी, सॉरी 21 प्लस 24 के अंदर आपको मीटिंग होल्ड करनी है। अब दिया कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, सर व्हाट इफ आई डोंट कॉल विद इन 21 डेज? मैं 22 डे को, एक्स डेट को मेरे को रिक्वेजिशन है, मैं 22 डे को मीटिंग कॉल कर लूंगी और अगले 23 डेज में मीटिंग होल्ड कर लूंगी। चलता है क्या? मतलब 45 डेज के अंदर मैं मीटिंग कॉल भी कर लूंगी और होल्ड भी कर लूंगी, पर मीटिंग में 21 डेज के अंदर कॉल नहीं करूंगी। नोटिस मैं कब भेजूंगी? 22 डे को। चलता है क्या? अगर तुमने 21 डेज के अंदर मीटिंग कॉल नहीं की, फिर तुम मीटिंग होल्ड करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफॉल्ट हो गया है। तो यू हैव टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन। यू हैव टू सेटिस्फाई, बीच में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, इन दिस रिगार्ड बोर्ड अगर कॉल नहीं करता एंड प्रोसीड, इफ द बोर्ड डज नॉट कॉल द मीटिंग विद इन 21 डेज to consider the matter within 45 days, समझ में आ रहा है? You don't call a meeting within 25 days to consider the matter within, means can I say calling of meeting within 21 days is the essence of this section? So you have to meet both the condition. Is that clear? Sure. तो ऐसे इंटरप्रेट करना। देखो एक चीज याद रखना, ये सब हमारे लिए नए दोस्त हैं, ये सब हमारे लिए क्या है? नए दोस्त हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नो फर्स्ट टाइम व्हेन कृष विल मीट अभिषेक, कृष बोलेगा यार अभिषेक तो उतना अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आता उससे बात करके, बट इफ़ यू मीट हिम क्वाइट ऑफन, 2-3 बार मिले, 4 बार मिले, यू वुड स्टार्ट लाइकिंग हिम। सेम हैपन्स विद द सेक्शन, पहली बार पढ़ा तो इसी दुनिया का, एंड देन यू रीड इट ट्वाइस, थ्राइस, क्वाड्राइस, यू नो आपको क्या होगा बच्चों?
आप उससे फैमिलियर हो जाएंगे। सेम वही लाइन है, दिया ने पहली बार सुना एकदम मुंह बना लिया, बोले साला फंस गई मैं, रिफंड चाहिए मेरे को। बट व्हेन शी हर्ड फॉर द सेकेंड टाइम, ओके ठीक है यार, हाँ रिफंड पॉलिसी नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तेरे दोस्त ने ले लिया रिफंड मेरे से, दिया लेकिन उसको खुश किया, निराश नहीं किया, अपन किसी को भी निराश नहीं करते। हाँ तो बट रिफंड पॉलिसी नहीं है। हाँ, लोन पे चल रही है क्लास, ठीक है, उल्टा तुमको एडमिशन कराने चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चे एक मिनट, आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? हाँ तो अगर तुम 45 डेज के अंदर, 21 डेज के अंदर कॉल और 45 डेज के अंदर कॉल एंड होल्ड दोनों नहीं कर पाए, तो अगले 45 डेज, मतलब सॉरी नॉट 45 डेज, 3 महीने, मतलब x प्लस 45, इसके अंदर तुम फेल हो गए तो अगले x से कितने महीने के अंदर, कौन बच्चों, रिक्वेजनिस्ट मे देमसेल्फ कॉल एंड होल्ड अ मीटिंग। आई होप दैट मेक्स अ सेंस, क्लियर है सबको? नाउ कम टू सेक्शन नंबर 100 का सबसेक्शन 5 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? मीटिंग जो सबसेक्शन 4 के अंदर कौन कॉल करेगा बच्चों? रिक्वेजनिस्ट क्या करेंगे, कॉल भी करेंगे और होल्ड भी करेंगे। The meeting under subsection 4 by requisition shall be called and held in the same manner in which the meeting is called and held by the board। कहने का मतलब क्या है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कॉल करते हैं नोटिस देके, जो जो रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फुलफिल करनी होती है वो सारी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा? यस। नाउ कम टू सेक्शन 100 का सबसेक्शन 6। मतलब ऐसा नहीं रिक्वेजिशनिस्ट मीटिंग कॉल करेंगे तो उनके लिए नियम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, नहीं। Any reasonable expenses incurred by the requisitionist in calling the meeting under subsection 4। तो सेक्शन 100 सबसेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है? incurred by the requisitionist। तो जो खर्चा किसने किया है, जो खर्चा रिक्वेजनिस्ट ने करा है, किस लिए करा है? मीटिंग, ऑब्वियसली मीटिंग को कॉल करना और होल्ड करना दोनों में खर्चा होता है, हाँ या ना? तो जो भी खर्चा रिक्वेजनिस्ट ने करा है मीटिंग को कॉल करने में और मीटिंग को होल्ड करने में, उन नोटिस भेजा होगा, खर्चा तो वही होगा। shall be reimbursed shall be reimbursed to the requisitionist by the company। मतलब वो खर्चा उनको कौन देगा? रीएम्बर्स, कंपनी उनको दे देगी पैसा। एंड द सम्स मतलब अमाउंट, and the amount so paid shall be deducted from any fee or remuneration under 197 payable to such director who were in default in calling of the meeting। क्या करोगे? रिक्वेजिशनिस्ट का 10,000 रुपये खर्च हुआ है मान लो मीटिंग कॉल करने में, होल्ड करने में, तो ये खर्चा क्या करोगे आप? ये खर्चा आप इनके रेम्यूनरेशन से क्या कर लो, किसके, सारे डायरेक्टर्स के? नहीं, डिफॉल्टिंग डायरेक्टर, जिन डायरेक्टर्स ने एक्चुअली में क्या करा है, डिफॉल्ट करा है, उनके रेम्यूनरेशन। तो देगा कौन उनको? कंपनी। लेकिन कंपनी ये पैसा कहाँ से काट लेगी? उनके रेम्यूनरेशन से काट लेगी। कौन से, सारे डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन से या डिफॉल्टिंग डायरेक्टर के? डिफॉल्टिंग डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन से काट लेगी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाएंगे बच्चों, रूल्स पे आ जाइए। कम टू द रूल्स। यस, रूल कौन सा है यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे हम पढ़ेंगे रूल 17। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम यहाँ पे? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रूल 17। किस बारे में? रूल 17 किसका? यस, कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय रिक्वेस्टनेस। तो हाउ वुड रिक्वेजनिस्ट कॉल फॉर ईजीएम? रिक्वेजनिस्ट मीटिंग कैसे कॉल करेंगे, मीटिंग को होल्ड कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। चलिए रूल 17 का सब रूल 1 चेक करेंगे। विल चेक रूल नंबर 17 का सब रूल 1। सबसे पहला, as per section 100 subsection 4 of companies act, the requisitionist may call EGM by giving not less than
फ्रॉम द प्रपोज डेट ऑफ ईजीएम इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो सबसे पहले रिक्वेजनिस्ट जो मीटिंग कॉल करेंगे, सेम सेक्शन 101 के हिसाब से क्या होता है, सेक्शन 101 के हिसाब से क्या होता है बच्चों, सेम मतलब कंपनी अपने जनरल मीटिंग का नोटिस 21 डेज क्लियर नोटिस, नॉर्मल कंपनी भी नोटिस भेजती है तो कितने दिन का नोटिस भेजती है, 21 डेज का। तो रिक्वेजनिस्ट जो मीटिंग कॉल करेंगे वो कितने दिन का नोटिस देके भेजेंगे, रिक्वेजनिस्ट को भी मीटिंग का कितने दिन पहले 21 डेज का नोटिस देना है। आप राइटिंग में क्या कैसे भेज सकते हो बच्चों, राइटिंग में पोस्ट वगैरह से भेज सकते हो या फिर ईमेल भी कर सकते हो। नाउ कम टू रूल 17 का सब रूल 2। नोटिस में क्या स्पेसिफाई करोगे, प्लेस डेट डे आर कितने बजे ऑफ द मीटिंग एंड शैल कंटेन बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग। और नोटिस में क्या लिखा रहेगा, व्हाट बिजनेस आर यू गोइंग टू ट्रांजेक्ट इन द मीटिंग। ठीक है, मैटर, ये मैटर तो अपन ने बताया ही था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उस मैटर को ट्रांजेक्ट करने के लिए मीटिंग नहीं करा। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, देखो एक्सप्लेनेशन है रूल के साथ में, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट रिक्वेजनिस्ट should convene the meeting at the in the or in the same city town or village where register office of the company is situated, and such meeting should be convened on any day except national holiday. ओरिजिनल ईजीएम, सॉरी ईजीएम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल करते हैं वो किस दिन हो सकती है, एनी डे इंक्लूडिंग नेशनल हॉलीडे। कहां पे हो सकती है, एनी प्लेस इन इंडिया। कितने बजे हो सकती है, एनी आर। ऐसे ही है ना, क्योंकि ईजीएम के सेक्शन 100 में कुछ बताया ही नहीं है, ये बताया था कि एनीवेयर इंडिया हो सकती है एक्सेप्ट दैट होली ओन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 100 सब सेक्शन 1 के प्रोवाइजो में। बट ईजीएम अगर कौन कॉल कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं, नंबर 1, हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है माइक, हेलो हेलो, अगर 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 हेलो 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 हेलो, अगर ईजीएम कौन, ये आवाज बीच में गायब हो रही ना, ये ऐसे क्यों हो रहा है, अरे यार बैटरी बैटरी सब बराबर है यार, यार रिकॉर्डिंग खराब होगी इसमें तो यार। हेलो हेलो, नहीं यार ये माइक तो पूरे ही सोते हैं यार, पता नहीं ये क्यों प्रॉब्लम हो रही। चलो देखते हैं, हेलो, हाँ, अगर मीटिंग किसने कॉल की है बच्चों, अगर मीटिंग रिक्वेजिस्ट ने कॉल की है तो मीटिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होगी बच्चों, मीटिंग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ऑफिस में होगी, नंबर 1, एंड मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर सेम सेम सिटी टाउन और विलेज, और दूसरा नेशनल हॉलीडे को मीटिंग नहीं हो सकती। और ये वाली मीटिंग, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बट डोंट वरी मैंने नोट्स में एक प्यारा सा चार्ट बना के रख दिया हुआ है। आगे बढ़ जाओ, रूल 17 का सब रूल 3 देखो, अगर रिक्वेजनिस्ट मीटिंग में क्या करना चाहते हैं कोई, अगर रिक्वेजनिस्ट मीटिंग में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, रिक्वेजनिस्ट अगर मीटिंग में क्या करना चाहे, यार आवाज़ बंद हो गई, वो प्रॉब्लम बंद हो गई, लेकिन मैंने सेल भी चेंज नहीं किया, गॉड इज ग्रेट। सो बच्चों, अगर रिक्वेजनिस्ट मीटिंग में क्या करना चाहते हैं, मतलब वो जो मैटर उन्होंने बताया था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, वो मैटर कैसे ट्रांजेक्ट हो सकता है, स्पेशल, तो रिक्वेजनिस्ट को सेक्शन नंबर 114 सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। 114 सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट क्या है, 114 सबसेक्शन 2 के अंदर 3 क्लॉज हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी।
कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन को हम मानते हैं कि वो कब पास हुआ है। सबसे पहला आपने नोटिस में बताया था कि आप उस रेजोल्यूशन को कैसे पास करने वाले हैं, प्लस आपने मीटिंग का नोटिस बिल्कुल सही तरीके से दिया है, 21 डेज का दिया है, और मीटिंग में जो वोट फेवर में पड़े हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा हैं किसे, जो वोट अगेंस्ट में पड़े हैं। तो सेक्शन 114 सब तो ये बोल रहा है कि अगर रिक्वेजनिस्ट जो है मीटिंग में क्या पास करना चाहते हैं, अगर रिक्वेजनिस्ट मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं तो उन्हें 114 की रिक्वायरमेंट्स क्या करनी है, फुलफिल करनी है। तभी हम क्या मानेंगे, तभी हम क्या मानेंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ कम टू रूल नंबर 17 का सब रूल 4। यस, रूल नंबर 17 के सब रूल 4 पे आ जाइए। क्या बोल रहे हैं? अब सवाल है कि ईजीएम का नोटिस जो कौन भेज रहा है, रिक्वेजनिस्ट भेजेंगे, उसके ऊपर साइन कौन करेगा? कौन करेगा बच्चों? नंबर 1, ऑल द रिक्वेजनिस्ट। एक मिनट दीदी प्लीज, रिक्वेजनिस्ट रिक्वेजिशन कर रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि मीटिंग करो, उस रिक्वेजिशन को कंपल्सरली कौन सा साइन करेगा? सारे रिक्वेजनिस्ट, क्योंकि वहां पे कुछ और लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हैं? साइन बाय ऑल द रिक्वेजनिस्ट, और क्या लिख रहा है? कोई एक रिक्वेजनिस्ट, सारे रिक्वेजनिस्ट के बिहाफ पे कौन साइन कर देगा? एक, जिसको बाकी लोगों ने क्या किया है, बाकी रिक्वेजनिस्ट ने क्या किया है? ऑथोराइज किया है। कैसे ऑथोराइज किया है? इन राइटिंग। ठीक है, कि मतलब आप अपन सब रिक्वेजनिस्ट है, अपन 40 लोग हैं, अपन सब क्या हैं? हम सब रिक्वेजनिस्ट हैं। तो हमने शिवांश को बोल दिया, क्या बोल दिया कि शिवांश हमारे बिहाफ पे तू साइन कर दे, ठीक है। और बाय सेंडिंग व्हाट बेटा, एक और तरीका है, और भाई आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट अटैचिंग देयर विथ, मतलब अटैचिंग उसके साथ, क्या अटैच करके? स्कैंड कॉपी ऑफ साइंड रिक्वेस्ट। ये तीसरा तरीका क्या है? सेंडिंग व्हाट बेटा? इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट, और उसके साथ क्या कर लगा दो? कुछ नहीं, एक पेपर लो, एक पेपर लो, उसके ऊपर वो रिक्वेजिशन था जो तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजा था, उसके ऊपर सारे रिक्वेजिशन का क्या था? साइन था। इसको स्कैन कर दो, क्या कर दो? स्कैन कर दो, और नोटिस के साथ क्या कर दो? अटैच कर दो। मतलब ये तरीका आप कब फॉलो करोगे? जब आप नोटिस कैसे भेज रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज रहे हो। तो आप रिक्वेजनिस्ट जो है उन सारे के जो रिक्वेजिशन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजा था उसी का क्या कर दो बच्चों, उसी को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आप भेज दो, या ऐसा भी आप कर सकते हो। अब बच्चों एक चीज़ याद रखना, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो रिक्वेजिशन तुमने किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो क्या किया था तुमने, उसके वहां पे कंपल्सरली दैट रिक्वेजिशन वाज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय द रिक्वेजनिस्ट। वहां पे एजेंट वगैरह थे क्या? ऐसा कुछ था क्या कि एक बंदा बाकी लोगों को ऑथराइज कर दे, ऐसा कुछ था क्या? रीड, कौन सा 100 सबसेक्शन 6 था, 5 था, चेक करो एक बार, जस्ट चेक इट। हाँ, सेक्शन कौन सा था? 100 सबसेक्शन 5 था। क्या लिखा है? इस सिर्फ कौन साइन करेगा? 100 सबसेक्शन 3। अरे नहीं नहीं बेटा, 3 था। एंड शैल बी साइंड बाय द रिक्वेजनिस्ट एंड सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब यहाँ पे रिक्वेजनिस्ट था। रूल 17 सब रूल 4 में क्या बोल रहे हैं? सारे रिक्वेजनिस्ट साइन कर सकते हैं, या फिर, लेकिन एक मिनट, वो रिक्वेजिशन को साइन करने के बारे में था, और ये किसको साइन करने के बारे में? नोटिस को साइन करने के बारे में। किसको? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, ठीक है। नाउ रिक्वेजनिस्ट को कंपल्सरी साइन कौन करेगा? सारे रिक्वेजनिस्ट, बट नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग जो तुम भेज रहे हो, एक सबके बिहाफ पे भी साइन करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, नाउ कम टू रूल 17 सब रूल 5। क्या बोल रहे हैं?
नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट as per section 102 is to be annexed. आपको पता है जब भी हम क्या करते हैं मीटिंग में जब भी हम क्या करते हैं, कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं, स्पेशल बिजनेस वाला रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो हमको हर एक रेजोल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना होता है, ठीक है। परंतु अगर मीटिंग कौन कॉल कर रहा है, मीटिंग का नोटिस कौन भेज रहा है, रिक्विजनिस्ट भेज रहा है, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने सिर्फ क्या लिखने हैं कि रिक्वेस्ट चाहते हैं कि ये रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास हो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसा लिखा है क्या? नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नीड टू बी अनेक्स्ड टू द नोटिस ऑफ ईजीएम कन्वीन्ड बाय द रिक्वेस्ट एंड द रिक्वेस्ट मे डिस्क्लोज द रीजन फॉर रेजोल्यूशन। समझ में आ रहा है? मतलब रिक्वेस्ट अगर खुद से चाहे तो रीजन बता सकते हैं, और वो बताएंगे रीजन क्यों। अरे क्योंकि उनको मीटिंग में पास करवाना है, तो वो रीजन बताना पड़ेगा उनको। हाँ, लेकिन ना भी बताएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? इवन इफ दे डोंट डिस्क्लोज द रीजन देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, रूल 17 के सब रूल 6 देखो, इधर देखो। अब बच्चों ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट बहुत मस्त पॉइंट है। नोटिस ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का नोटिस आप किसको दोगे? मीटिंग विल बी कॉल्ड इन द सेम मैनर एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल्स द मीटिंग। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कॉल करता तो नोटिस किसको देता? सारे शेयर होल्डर्स को देता, जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, इनको भी सेम मैनर में देना है। बट ये नोटिस किसको देंगे? shall be given to those member whose name appear in the ROM of the company within, एक मिनट, नोटिस ऑफ द मीटिंग टू दोज मेंबर जिनका नाम आता है ROM में कब? within 3 days on which valid requisition was deposited with the company। इसलिए डिपॉजिट किया था आपने फॉर कॉलिंग ऑफ EGM। नाउ टेल मी व्हाट डज दैट मीन। एक मिनट, x प्लस 21 प्लस 24 देन x प्लस, ऐसा कुछ सीन चल रहा था बच्चों अपना? सीन अपना ऐसे ही चल रहा था बच्चों, हाँ या ना? x प्लस 21 प्लस 24, तो अब 21 प्लस 24 में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर गया? फेल कर गया। 21 प्लस 24 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर गए? फेल कर गए। करेक्ट है? तो रिक्विजिनिस्ट के पास राइट कब आता है? आइडली देखा जाए तो 46 डे से आता है, हाँ या ना? 46 डे से भी आ सकता है, 22 से भी आ सकता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 21 डे को फेल कर गए तो 26 डेज तो फिर वो 45 डेज के अंदर होल्ड कर ही सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन मीटिंग का नोटिस किसको जाएगा? रिक्वेजनिस्ट जब नोटिस भेजे मीटिंग का तो किसको भेजेंगे? नहीं मेंबर्स, बट कौन से मेंबर? रूल 17 सब रूल 6 पर साले ज्ञान दे रहा है किसको? इधर 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 इधर, those members whose names appear in the ROM of the company within 3 days on which requisitionist deposit with the company the valid requisition for calling of general meeting। अब बताओ किसको जाएगा नोटिस? ROM में जिसका नाम था, कब था, कहां से 3 दिन, कब जमा हुआ था, इसमें से कौन सी डेट है? X 21 24 3 मंथ, कौन सी डेट है? अरे सिंपल, इट्स सिंपल इंग्लिश। हाँ, मैं बोल रहा था कि कौन से शेयर होल्डर को नोटिस जाएगा।
नोटिस विल बी गिवन टू विच शेयर होल्डर्स, जिसका नाम आरओए में कौन सी डेट को, अभिषेक कौन सी डेट को, कब, आज या पहली बार, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, कौन सी डेट इसमें, एक्स डेट 21 24 कौन सी डेट। दीदी दिमाग मत लगाओ, वहां पे लिखा है, एक बार पढ़ो मेरे को देखने से अच्छा। जब आपने पहली बार रिक्विजिशन जमा कराया था उसके शुरू के 3 दिन में जिन शेयर होल्डर्स का नाम कहां पे था उनको आप मीटिंग का नोटिस भेजोगे। अब आपके मन में दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों, ऐसे ही क्या, प्रीति ऐसे ही है क्या, करेक्ट है ना। जब आपने पहली बार रिक्विजिशन जमा किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, पहली बार 100 सबसेक्शन 2 के अंदर पहली बार आपने रिक्विजिशन जमा कराया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, लिखा है ना यहाँ पे, ऐसे ही लिखा है। जब आपने वैलिड रिक्विजिशन कंपनी के साथ जमा किया था, हाँ है ना, उसके शुरुआती 3 दिन के अंदर जितने लोगों का नाम कहाँ पे था, हाँ मतलब 3 में से कोई भी एक दिन आप कंसीडर कर लो, पहला दूसरा तीसरा, आपको जो करना है, जिन लोगों का नाम आ रहा है में आप उनको क्या भेज दोगे, नोटिस भेज दोगे। अब तुम बोलोगे सर उसने बाद में भेज दिया, तो दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, हम क्या करेंगे, जैसा एक्ट में लिखा है हम वैसा करेंगे। अब उसने भेज दिया, उसका प्रॉब्लम, हमारा काम है लॉ को। अब बच्चों आप मुझसे एक चीज पूछिए कि सर ऐसा क्यों है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। आइडली रिक्वेजिशन का राइट तो 22nd डे से शुरू होता है, आइडली रिक्वेजिशन का राइट काम कब से शुरू होता है, तो इनको नोटिस क्यों भेजा जाएगा, क्या कोई थोड़ा दिमाग लगा सकता है। आप नोटिस उन्हीं को भेजेंगे जिनका नाम, बच्चों सीधी बात है, द सेक्शन 100 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, मीटिंग शैल बी हेल्ड इन द सेम मैनर एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होल्ड्स द मीटिंग। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्विजिशनिस्ट की रिक्वेस्ट पे मीटिंग कॉल करनी होती तो वो क्या करते, एक्स डेट को रिक्विजिशन आया तो वो कहना से शुरू के 3 दिन में ही क्या करते, डिसाइड कर लेते हैं। मतलब एक कॉमन सेंस है कि शुरू के मतलब वो उन्हीं, तो जैसे कल आज रिक्वेजिशन आया तो मैं क्या बोलता, चलो यार एक काम करते हैं, एक बोर्ड मीटिंग लेते हैं कि रिक्वेजिशन ने अपने से रिक्वेस्ट किया, तो चलो अपन ईजीएम का डेट क्या कर दें, फिक्स कर दें, और ईजीएम के नोटिस को क्या कर दें, अप्रूव कर दें। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब कुछ नॉर्मल चलता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको भेजते नोटिस, उन्हीं लोगों को भेजते ना जिनका नाम शुरुआती 3 दिनों में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 100 सबसेक्शन 5 को क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पॉइंट डाला है। नेक्स्ट आ जाओ, रूल 17 सब रूल 7, रूल 17 का सब रूल 7 पे आ जाइए एक बारी। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार बोल के देखो, इनकी आवाज क्यों नहीं आ रही यार, ये बड़ा प्रॉब्लम है। एक बार बोल के देखो बेटा, रुक जाओ अभी, अभी बोल के देखो, नहीं आ रही यार। हाँ जी लीजिए, रूल 17 सब रूल 7 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अरे दिया तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है मेरे को नहीं समझता, प्लीज पे अटेंशन हियर। रूल 17 का सब रूल 7, आपको आदत नहीं है क्या इतनी लंबी क्लास बैठने की, हाँ ऐसा नहीं है कि आदत ही नहीं है, हाँ तो प्लीज पे कॉन्सेंट्रेशन यार इधर। अब इधर देखो, वेयर द मीटिंग इज नॉट कन्वीन्ड, वेयर द मीटिंग इज नॉट कन्वीन, कन्वीन का मतलब कॉल्ड, नोटिस नहीं भेजा है, वेयर द मीटिंग इज नॉट कन्वीन्ड और कॉल्ड, द रिक्विजिस्ट शैल हैव अ राइट टू रिसीव लिस्ट ऑफ मेंबर्स together with their registered address and number of shares held, and company concerned is bound to give the list of members together with their made as on what beta 21st day from the date of receipt of valid requisition together with
such changes if any before expiry of what beta from the date of valid request. अब ये मुझे बताओ, ये जो पहला लाइन है वेयर द मीटिंग इज नॉट कन्वीन, इसका मतलब क्या है? बुलाई नहीं गई कि रेफरेंस क्या है? मतलब ये मीटिंग इज नॉट कन्वीन विद इन कब? 21 डेज। तो ये जो प्रोविजन है ये कहां से शुरू हो रहा है? ये 22nd डे से। तो अगर 21st डे तक बोर्ड ने मीटिंग कॉल नहीं की है, सो अगर बोर्ड ने मीटिंग कब तक कॉल नहीं की है? 21 डेज तक क्या नहीं की है? कन्वीन नहीं की है। तो कौन सा दिन बच्चों? तो 22nd डे अगर बोर्ड ने मीटिंग कन्वीन नहीं की है 21st डे तक, तो 22nd डे क्या होगा? तो 22nd डे से अब देखो हमको नोटिस तो भेजना है, किन लोगों को भेजना है? जिनका नाम शुरू के 3 दिन में आरओए में था। बट ऐसे कौन से लोग हैं, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं, ये अपने को पता, रिक्वेस्ट को पता नहीं है। तो ये सारी डिटेल कहाँ पे होती है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में, जो कंपनी प्रिपेयर करती है सेक्शन 88 के हिसाब से। तो अपने को सब डिटेल चाहिए। तो बच्चों कंपनी क्या करेगी? कंपनी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे 21st डे को, एंड कंपनी इज बाउंड, कंपनी के ऊपर क्या है? ऑब्लिगेशन है कि कंपनी हमको क्या देगी? सब कुछ देगी। यस एकदम हमको क्या देगी बच्चों? मेड एज ऑन 21st डे। तो 21st डे कहां से? 21st डे रिक्वेजिशन का लास्ट डे था ना 21st डे। तो 21st डे से एकदम अपडेटेड, एकदम, और टुगेदर विथ सच चेंजेस, और रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो चेंजेस हुए हैं कहां से कहां के बीच में? 21st से 45th डे के बीच में जो भी क्या हुए हैं चेंजेस हुए हैं, वो सारे चेंजेस के साथ कंपनी क्या देगी आपको? व्हाट वुड द कंपनी गिव यू? रजिस्टर ऑफ मेंबर। ठीक है, मतलब आपको 45th डे को भी एकदम अपडेटेड रजिस्टर मिलेगा। लेकिन अपने को इस अपडेटेड रजिस्टर का कोई काम है क्या? क्योंकि अपने को नोटिस तो किसको ही भेजना है? जो शुरू के 3 दिन थे नोटिस, तो अपने को क्या करना है? उसी को भेजना है। इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन आपके पास राइट है, मेंबर्स के पास क्या है? राइट है कि 22nd कोई वो कहाँ जा सकते हैं? 22nd कोई वो कहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं? कंपनी के पास जा सकते हैं और कंपनी से क्या मांग सकते हैं? अपडेटेड। हाँ, लेकिन कंपनी तुरंत देगी क्या? कंपनी रजिस्टर तुरंत देगी या 45th डे को देगी? हाँ, कंपनी आपको बोल सकती है देख मैं तुरंत नहीं दूंगी, मैं कब दूंगी? क्यों? क्योंकि एक्ट में लिखा है ना कि मुझे क्या करने हैं? 45th डे तक के क्या करने हैं? सारे चेंजेस देने हैं। तो तुम क्या बोलोगे? एक काम करो, 45th डे वाला अभी तक दे दो, 21st डे तक जो भी है वैसे वो अभी दे दो, और 45th डे वाला हम 45 हम बाद में आ जाएंगे। तो ऐसा आपका अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलो उसके बाद रूल 17 का सब रूल 8, द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी गिवन। एक मिनट, ये रिक्वेस्ट जो नोटिस भेजेंगे कैसे भेजेंगे? भाई नोटिस कैसे भेजेंगे? मैंने बताया था आपको, ऊपर ही लिखा था राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो राइटिंग में कैसे भेजेंगे? स्पीड पोस्ट और अच्छा स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। और क्या लिखा है बच्चों? any accidental omission to give notice or non-receipt of such notice by any member shall not invalidate the proceedings of the meeting। मतलब अगर गलती से आप क्या नहीं कर पाए, आप एक आधा मेंबर को गलती से क्या नहीं भेज पाए? मीटिंग का नोटिस नहीं भेज पाए, या फिर क्या हुआ बच्चों? या फिर क्या हुआ? किसी मेंबर ने, फिर देख लीजिए ना, किसी मेंबर ने अगर क्या नहीं किया है, किसी मेंबर को अगर नोटिस नहीं मिला, लेकिन जानबूझ के नहीं मिला, गलती से नहीं मिला, गलती से नहीं मिला बच्चों, किसी मेंबर को गलती से नोटिस नहीं मिला, मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, तो इससे मीटिंग की प्रोसीडिंग इनवैलिड हो जाएगी क्या? नहीं, मीटिंग विल बी वैलिड। अब बहुत सारे नोटिस भेजते हो, तो अगर एक आधा नोटिस भेजने में आपने क्या कर दी है? गलती कर दी है, तो मीटिंग की प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगी। इज दैट क्लियर? श्योर? चलो आगे आ जाओ बच्चों। ऑथर्स नोट था बच्चों, ये आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें और क्लैरिटी है। नहीं भी रीड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने पास सारी क्लैरिटी आ चुकी है। हाँ बेटा प्लीज बोलिए। तो किसी भी मेंबर को रिसीट नहीं, एक मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना काम भेजने तक है। अपना काम कहाँ तक है?
अगर मेंबर को रिसीव नहीं हो रहा तो उन्होंने तो क्लियरली लिख दिया ना कि नॉन रिसीट ऑफ नोटिस बाय एनी मेंबर डज नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग की प्रोसीडिंग को वो अफेक्ट नहीं करता। इज दैट क्लियर? बोल बेटा भावे। एक्सीडेंटल ओमिशन बेसिकली 2-3 मेंबर्स को नहीं भेज पाए, गलती हो गई, मामला कोर्ट में जाएगा, जहाँ पे भी प्रूफ करके बताना पड़ेगा फैक्ट्स के आधार पे कि नहीं मैंने तो सारे नोटिस भेजे थे, हाँ 2 लोग छूट गए, उनका नाम मेरे को बाद में पता चला, तो वॉट एवर। चलिए एक बार वापस से देख लीजिएगा रूल 17 पूरा, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद बच्चों टेबल एफ में भी प्रोविजंस हैं मीटिंग के। एक बार प्लीज रूल 17 चेक कर लीजिए, किसी के मन में कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। प्लीज चेक प्रॉपरली। तीन कंडीशन फुलफिल होगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन को हम मानते हैं कि पास हो गया है। नोटिस दिया है, नोटिस में बताया कि रेजोल्यूशन पास हो गया एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और वोट जो फेवर में आते हैं वो 3 गुना ज़्यादा है किससे, वोट इन अगेंस्ट। चलिए जल्दी से देखिए। कैसे मीटिंग में पास कर लो, पोस्टल बैलेट से पास कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लिख लिया, सॉरी देख लिया, प्लीज़ देख लो, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताओ मुझे यार। चलिए इधर, अब एक काम करो, टेबल एफ में आओ। आपके पास बेयर एक्ट है या नोट्स में लिखा है वो प्रोविजन, बट कहाँ लिखा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एक बार बेयर एक्ट में टेबल एफ खोलिए सब लोग। चलिए इधर, हाँ जी मिला गया। टेबल एफ में देखो, रेगुलेशन 40 के आसपास शायद। टेबल एफ में भी प्रोविजंस हैं। ये देखो, हम्म टेबल एफ के अंदर रेगुलेशन 42 चेक करो। टेबल एफ आपको कहाँ पे मिलेगा, देखो कंपनीज एक्ट का लास्ट सेक्शन देखो 470। 470 के बाद आप चेक करोगे वहाँ पे आपको मिलेगा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर ए बी सी डी ई एंड देन यू विल गेट द एफ। और अगर आपके पास नहीं डायरेक्ट नहीं है तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा टेबल एफ, जो मैंने आपको एडिशनल बुक, यार मुझे भेजनी है आपको एडिशनल बुक, मैं भेज देता हूँ आपको, वहाँ भी मिल जाएगा। चलिए
हाँ, मिला क्या? नेहा, आपको मिला? दादा, चलो इधर देखो। तो टेबल एफ में, इधर देखो, रेगुलेशन नंबर 42 चेक करना। टेबल एफ के अंदर चेक रेगुलेशन नंबर 42। ये अपना जो आर्बिट्रेशन है चैप्टर 6 है ना, ये 5 है। अबे अपनी ड्राइव में। और आर्बिट्रेशन के अपने कितने लेक्चर हो गए? ओके चलो बस हो गया, 1 मिनट बचा बस। चलिए बच्चों प्लीज ये, हाँ, कम टू टेबल एफ। टेबल एफ के अंदर रेगुलेशन 42 देखो। रेगुलेशन 42 क्या बोलता है? देखो, टेबल एफ में भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, इंटरनल रूल्स हैं। तो अगर कोई जो कंपनी टेबल एफ फॉलो करती है उनको ये सारे रेगुलेशन देखने होते हैं। किस्मत सड़ गई तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, और 99% बच्चे देखते है ही नहीं, बच्चे उनको पता ही नहीं ऐसा कुछ प्रोविजन भी एग्जिस्ट करता है। ऑल जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम शेल बी कॉल्ड एज एजीएम, यस और नो। जनरल एजीएम को छोड़ के जितनी भी शेयर होल्डर की मीटिंग होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? एजीएम। 43। बोर्ड में वेन एवर इट थिंक्स फिट कॉल ईजीएम, करेक्ट है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब भी उचित लगता है वो क्या कॉल कर सकते हैं? जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उचित लगता है वो ईजीएम कॉल कर सकते हैं, हाँ या ना? ओके, क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या बोल रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है। इफ एट एनी टाइम डायरेक्टर्स केपेबल ऑफ एक्टिंग हु आर सफिशिएंट इन नंबर टू फॉर्म अ कोरम आर नॉट विद इन इंडिया, मतलब एक मिनट, मीटिंग ईजीएम कौन कॉल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? बोर्ड मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग में क्या पास करते हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन, और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके वो ईजीएम कॉल करते हैं, राइट? लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ, अगर कभी ऐसा हुआ कि कोरम बनाने वाले डायरेक्टर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मीटिंग हो सकती है। बट मान लो उन्होंने प्रोविजन दिया है कि अगर कोरम बनाने वाले डायरेक्टर कहाँ पे नहीं है? इंडिया में नहीं है। क्या लिखा है बच्चों? याद रखना, एनी डायरेक्टर मतलब कोई भी एक डायरेक्टर, मतलब दो डायरेक्टर नहीं है इंडिया में, कोरम बनाने के लिए कम से कम दो डायरेक्टर चाहिए, बट बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकती, तो कोई भी एक डायरेक्टर, कोई भी, या फिर कंपनी के 2 मेंबर्स, बच्चों मतलब एक मिनट, ये 2 मेंबर कौन है? रिक्विजिशनिस्ट है क्या? अरे नहीं नहीं, डायरेक्टर इंडिया में है ही नहीं, एक भी डायरेक्टर इंडिया में नहीं है, तो कोई भी दो शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं? ईजीएम कॉल कर सकते हैं। ये रिक्विजिशन पे नहीं है, उनको डायरेक्टली राइट मिला है, ठीक है, इन द सेम मैनर। एंड उसी तरीके से जैसे मीटिंग कौन कॉल करता, जैसे मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल करते, वैसे ही मीटिंग कौन कॉल कर सकता है? डायरेक्टर और दो डायरेक्टर या फिर 2 मेंबर, ठीक है। ये तो खैर चेयरपर्सन के बारे में, चल छोड़ दो। तो ये दो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी थी। वापस से आ जाइए सेक्शन 100 पे। हाँ, अब मुझे बताइए, क्या आपके मन में रंज मात्र का भी डाउट है जनरल मीटिंग ईजीएम को लेकर? प्लीज एवरीवन, एक ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार चेक कर लीजिए, किसी के मन में रंज मात्र का भी डाउट है?
पक्का? EGM इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? कब बुलानी है, रिक्वेजिशनिस्ट कैसे बुलाएंगे दीदी? पक्का? नहीं? क्या क्लियर नहीं है? देर इज नो सच इश्यू, वो आपके दिमाग की वो है. देर इज नथिंग. प्लीज प्लीज कम आउट ऑफ दैट माइंड सेट यार. लीव दैट थिंग कि वो दिमाग में वो होता है, मेरे को भी था. बट मैं आपको, लाइक, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट हम एक एक प्रोविजन पढ़ रहे हैं यार, और उसके बाद तुरंत हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. तो लीव आउटसाइड दैट मेंटालिटी कि वो मेरे दिमाग में वो था कब था. मतलब वो नहीं होना चाहिए. ठीक है? जो पढ़ना है, मैं अपने बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो पढ़ना है क्लास में क्लियर करके जाइए. घर पे सिर्फ अपने को क्या करना है, 10-15 मिनट में खटाखट खत्म करना है, नॉट मोर देन दैट. चलो क्वेश्चन देखते हैं. A group of shareholder holding 13% of total paid up share capital of Lala Investment Limited requested the board of the directors of the company to call EGM by their letter dated 5 अक्टूबर 2019. कौन सी डेट को उन्होंने रिक्वेस्ट किया? 5 अक्टूबर 2019. और इनके पास कितने परसेंट शेयर थे कंपनी के? 13% है. क्या डिस्कस करने के लिए? अरे क्या डिस्कस करने के लिए? उन मैटर्स को डिस्कस करने के लिए जो मैटर कहाँ पे थे? रिक्विजिशन में थे. ठीक है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिड नॉट रिक्वेस्ट ऑन देयर डिड नॉट एक्ट ऑन देयर रिक्वेस्ट. कब तक बच्चों? 30 अक्टूबर तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनके रिक्वेस्ट के ऊपर काम किया ही नहीं. मतलब 21 दिन के अंदर कॉल करना चाहिए था, कॉल किया ही नहीं. ये सुनो, क्या बोलो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ना. व्हाट विल हैपन हियर? या क्या होगा इस केस में? एक मिनट, लेटर. तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा आगे? यस, तो एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ से आ गई? व्हाट यू आर सेइंग? हम ईजीएम के बारे में बात करें, बोला तुमने. पक्का? सेक्शन कौन सा है? 100 सबसेक्शन 5. देखो लिखो. एज पर सेक्शन 100 सबसेक्शन 5 of Companies Act 2013, in case the board of director does not proceed to call the meeting within 21 days of receipt of valid requisition, to consider the matter set out in the requisition within 45 days. हाँ, हो रहा है क्या? चेक करो यार. सॉरी, बोर्ड, हाँ, 4 सर, आई एम सॉरी, माई बैड, माई बैड. The requisitionist may themselves call and hold the meeting within 3 months of the deposit of requisition. ठीक है? So in the given question, my advice to the shareholders of Lala Investment Limited will be to call the EGM by themselves. As the board has failed to call the meeting
up to the end of October. बस आंसर खत्म. हाँ, 21 दिन के बाद से उनका राइट चालू हो जाता है. डन. चलिए, ग्रेट. हाँ, आइडियली होना ही नहीं चाहिए, बट उन्होंने टाइम दिया है कि 21 डेज के अंदर कॉल करो और अगले 24 मतलब 45 के अंदर होल्ड करो. सो इफ़ यू आर फेल टू कॉल विद इन 21 डेज तो 22nd डे को दे गेट अ राइट. उन्होंने बताया ना कि 21st डेट के ROM उनको, रजिस्टर ऑफ मेंबर उनको मिल जाने चाहिए. चलो, लिख लिया. ग्रेट. एक और क्वेश्चन देखेंगे. हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, लिखा आराम से दोस्त. लेक्चर थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा यार, वो थोड़ा सा इन्वर्टर का काम कराना है. हाँ, क्या? अरे ठीक है, आगे बढ़ जाओ प्लीज. इन XYZ लिमिटेड देयर वर टोटल 7 डायरेक्टर्स. XYZ लिमिटेड में टोटल कितने डायरेक्टर थे? 7 डायरेक्टर्स थे. ठीक है, इसका आंसर क्रिश देगा. When 4 directors were out of India, the remaining 3 directors receive a requisition under section 100 for calling EGM. तो टोटल 7 डायरेक्टर थे और 4 इंडिया में नहीं थे. और उसी दौरान क्या आया? EGM का रिक्विजिशन आया. However, the directors refused to call EGM on the requisition, so the requisition themselves called an EGM and held a meeting and demanded the expenses from the company. करेक्ट है. रिक्वेजिशन ने खुद कॉल कर लिया और जो भी मीटिंग कॉल करने का खर्चा है उन्होंने कंपनी से क्या किया? डिमांड किया, विच दे कैन वेरी वेल डू. हाँ या ना? कंपनी ने एक्सपेंसेस पे कर दिए एंड डिडक्टेड इट फ्रॉम रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. इज द एक्शन ऑफ द कंपनी जस्टिफाइड? और यहीं पे आपको ICSI फंसा देती है. बोले दिया. तो क्यों बोलती हो तुम कि मेरे को घर जाके पढ़ना पड़ता है? बता तो रही हो आंसर. हो गया. ठीक है, जस्ट टेल. मैं बहुत सारी चीज़ें मानता हूँ कि आपके माइंड से दुनिया चलती है, तो जस्ट टेल कि आई हियर एंड आई गेट क्लियर. हाँ, तू फंस गया था. ICSI ने आपको यहाँ पे फंसा दिया था. ऐसे ही छोटे छोटे प्रोविजन उठा के पूछेंगे वो. यस, यस. सीख जाओगे धीरे धीरे ये. ठीक है. सो वट एवर यू से, अपने को एक चीज याद रखना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में, क्वेश्चन पढ़ा खटाक से आंसर नहीं लिखना है. 2 मिनट सोचो, क्योंकि ICSI ना आपको इतनी छोटी जगह फंसाएगी बच्चों. लेकिन इसका आंसर सेक्शन कौन सा था? 100 का सबसेक्शन 6. यस, एज पर 2013. In case the requisitionist call and hold the meeting, they can recover the expenses from the company. किसे रिकवर कर सकते हैं बच्चे एक्सपेंसेस?
यस, यस। अच्छा, एंड द कंपनी शैल, एंड द कंपनी शैल रीएम्बर्स। शैल मतलब कंपनी के पास कोई चॉइस नहीं है, कंपनी को कंपलसरी रीएम्बर्स करना पड़ेगा expenses and deducted from the salary of, yes, of directors who were what beta, in default in calling of the EGM. So in the given question, the action of the company regarding deduction of expenses from salary of all the directors is not justified. तो इस केस में जो कंपनी का एक्शन है जिसके अंदर कंपनी ने क्या किया है, डन, यस, सारे डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन से डिडक्ट किया है, दिस एक्शन इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बस करेंगे, आज आपकी छुट्टी थोड़ी जल्दी है, ऐश करो, कल वसूल लूँगा। चलिए बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोगों से ही विदा चाहूँगा। पक्का मीर भाई, कल ही मैं स्पीकर ठीक करवाता हूँ यार। चलिए चलिए, ध्यान रखिएगा अपना।